नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंडिया न्यूज पर खास बातचीत की और कहा कि अगर कांग्रेस सरकार फिर से बनी तो मुझे सेवा करने पर फिर से मौका मिलेगा। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। जिस तरीके से त्रिशूल आपने हवा में लहरा के और जो आपने जिस तरीके से भाव विभोर होकर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है, वो सब जगह दिखाई पड़ रहा है हरीश जी, और उसकी देखिए गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। देखिए बाबा का असर ही ऐसा है कि वहां जो जाता है वो व्यक्ति खो जाता है और बाबा का ही हो जाता है। तो मैं भी बाबामय हो गया उस समय। और फिर केदारनाथ जी के साथ। नहीं, वो तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन आपने आपने जी जी हरीश जी, आपने क्या मांगा बाबा से, क्या कहा कि क्या होना चाहिए? एक बात बताएं, यदि मैं कुछ और भी बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं सीधी बात कह देता हूं कि मैंने ये बाबा नहीं, हम करेंगे। कांग्रेस को नहीं, मैं विजयी बना नहीं, देना, विश्वास करेंगे भाई। और यदि मैं पहले से बेहतर कर सकता हूं तो मुझे मुख्यमंत्री बना देना। जो दूसरी प्रार्थना उनसे थी बहुत बढ़िया। वो थोड़ा सा नहीं हरीश, सशर्त थी। हाँ वो जी। सशर्त इसलिए थी कि जीत के लिए तो मैंने कहा कि बाबा कांग्रेस को विजयी बनाओ, मगर यदि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, मैं पहले भी मुख्यमंत्री आपकी कृपा से रहा हूं 2014 से 2016 तक, सत्र की शुरुआती महीनों तक। तो जितना मैंने उस समय काम किया मैं उससे और अच्छा कर सकूं तब तो बनाइए। यदि यदि पुराना किया कराए भी मटिया मेट हो जाए, अच्छा चीफ मिनिस्टर सिद्ध न हो पाऊं, तो बाबा मैंने कहा जितना आपने दे दिया उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। तो उसमें संतोष की भावना भी तो है। हरीश जी, आपने ये नहीं कहा कि उस दौरान आकांक्षा भी छुपी हुई है कि मैं पहले से अच्छा कर सकूं। यदि अच्छा कर सकता हूं, अच्छा करने की लालसा तो व्यक्ति के दिल में होनी चाहिए, अंतिम क्षण तक होनी चाहिए। तो मेरे दिल में भी वो आकांक्षा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंडिया न्यूज पर खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं कि मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। हरीश जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपने बाबा से ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने आपकी सरकार गिराई थी उस दौरान, उनको भी सजा दें, उनको भी चुनाव में हरवाएं? ये नहीं कहा आपने? लोक कल्याण की मांग जहां पर प्रार्थना होती है वहां किसी को फिर दंड देने की क्या क्या हो, ये सब की देवों के देव महादेव के दरबार में भी यदि वही चीज हम पर लिपटी रहेगी तो वो मैं समझता हूँ बाबा की भक्ति के अनुरूप नहीं रह जाएंगे। तो मेरे मन में किसी के प्रति वहां कोई विद्वेष नहीं था। मैं नहीं कहता हूँ विद्वेष नहीं रहता या मुझे गुस्सा नहीं रहता, लेकिन बाबा के दरबार में कोई विद्वेष, कोई राग मेरे मन में नहीं था। मेरी तरफ से सब लोगों के लिए उतना ही स्नेह था जितना राज्य के दूसरे अपने साथी और नागरिकों के साथ है। मगर एक बात जरूर सत्य है कि बाबा ने भले ही 2017 में उनकी मन कैसी कर दी, वो लोग चुनाव जीत गए, लेकिन आज जितने मानसिक रूप से वो परेशान हैं, मैं चुनाव हार गया, मेरी लीडरशिप में पार्टी भी हार गई, लेकिन मैं मानसिक रूप से पूरी तरीके से संतुष्ट स्थिति में हूँ। मैं एक प्रसन्नचित्त स्थिति में हूँ, इसलिए कि वो लोग जीते जरूर, लेकिन मन में हार गए, जनता के विश्वास में हार जाने का डर उनको सता रहा है। और मुझको यह है कि कुछ जो होगा पहले से अच्छा ही होगा, बाबा अच्छा करेंगे। तो हमारे जो साथी हैं हरीश जी, मुझे ये बताइए कि लगातार हमारी जो सरकार है को गिराने का प्रयास किया, जी, जिन्होंने पैसे में दल बदल किया या लोकतंत्र के प्रति अपराध किया, केंद्र सरकार के झपट्टे में आए, वो सब जो है आज किसी कहीं के अशांत है। हमारे साथी भी अशांत हैं और जो उनको अपने घर में ले गए वो भी अशांत हैं। भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी में इतना संगठित अनुशासनहीनता जो है भाजपा के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। और हम तो चाहते हैं वहां कुछ लोग बने रहे। आज एक बड़े व्यापारी आए थे, विजय बहुगुणा जी, तो उन्होंने कहा सब मेरे साथ हैं। तो हम तो चाहते हैं उधर रहें ताकि
ताकि भाजपा में भी वैसा ही इतिहास बनाए जैसा इतिहास उन्होंने हमारे वहाँ बनाने की कोशिश की। और उत्तराखंड में इस वक्त जारी सियासी उठक पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जोशी से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। 2022 चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टी में नेताओं का पलायन शुरू हो गया है। कुछ नेता बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं तो कुछ नेता कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरक सिंह रावत समेत जो तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं उनका क्या होगा, क्या वो पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे, पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। इसी तमाम विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय बहुगुणा जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो पिछली बार 9 विधायक आए थे छोड़कर उनके संरक्षक माने जाते हैं। किस तरह से आपका कल आगमन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है? मेरा आगमन विशेष तौर पर इसलिए हुआ है क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं और 30 तारीख को उनकी यहाँ जनसभा है और कार्यक्रम है। तो संगठन मंत्री के साथ कल प्रदेश कार्यालय में सारी चर्चा हुई है। बंसीधर भगत जी भी थे और क्योंकि कोविड में ज़्यादा आना हुआ नहीं, तो जो हमारे साथी जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी 2016 में, उसमें आर्या जी नहीं थे उन 9 विधायकों में, तो उनसे बात भी करना जरूरी था। और अब तो गुट तो नहीं है, गुट तो खत्म हो गया, अब सब हम भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं और अटकलें चलती हैं तो मेरा बात करना आवश्यक था। मैंने सबसे बात की, महाराज जी नहीं थे, अमृता जी नहीं थे, उनसे फ़ोन से बात हुई। देखिए, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिस कारण पार्टी हम लोगों ने छोड़ी, वो राजनीतिक परिस्थितियां आज भी वही हैं। और सबका मानना है, हम सबका, कि चाहे देश की सुरक्षा हो, नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का विकास हो, मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो जनमानस है उसका मोदी जी के लिए बहुत सम्मान है। इश्यूज होते हैं क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, मंत्रियों के कुछ इश्यूज हैं, कुछ विधायकों के इश्यूज हैं, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो जन समस्याएं हैं, विकास की बातें हैं। तो सबसे बात हो गई है, सब निश्चित तौर पे भाजपा को मजबूत करेंगे, मोदी जी का साथ हम लोग सब खड़े रहेंगे। हरक सिंह रावत लगातार कह रहे हैं कि जो कार्यकाल अभी तक का रहा है बीजेपी का वो बहुत बेहतर नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आदमी के जीवन का जो है वो गारंटी नहीं है, तो एक पार्टी में कौन रहता है कौन पार्टी छोड़ता है इसकी क्या गारंटी है। तो इस तरह के बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, उनकी एक शैली है बात करने की, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैं उनको बहुत समझता हूँ, जानता हूँ, बहुत साल से उनके साथ राजनीति में हूँ। वो जड़ से जुड़े हुए नेता हैं और विकास की पीड़ा उनको व्यक्तिगत नहीं है, तो बार बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। मुझे पूरा मानना है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, निर्णय भावना में नहीं राजनीति से लेते हैं। और मेरी उनसे वार्ता हुई है और मोदी जी का नेतृत्व सबको स्वीकार है और सब जानते हैं कि राज्य का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र से टकराव करके प्रदेश का विकास नहीं होगा। सर, ये आप भी जानते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में है, राज्य में अभी धामी जी का नेतृत्व है। और हरक सिंह रावत कई बार कह चुके हैं कि वो यूपी से लेकर उत्तराखंड में कई बार मंत्री रह चुके हैं। अब उनको मंत्री रहने का उनका कोई शौक नहीं है, अब वो उससे कुछ बड़ा चाहते हैं। तो उसको किस रूप में देखिए? ये नहीं कहा उन्होंने कुछ बड़ा चाहते हैं, ये आपने बात उसमें ऐड कर दी है। वो सेटिस्फाइड आदमी है क्योंकि उसने जीवन में बहुत पाया है। सारे साथी जितने हम लोग छोड़ के गए थे कांग्रेस को, सबके अपनी अपनी जड़ें हैं, अपना एक कद सबने हासिल किया है। जो भी पीड़ा है वो विकास की पीड़ा है, राज्य की पीड़ा है, क्षेत्र की पीड़ा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां वही हैं, राजनीतिक लोग राजनीतिक निर्णय लेते हैं, भावनात्मक निर्णय नहीं लेते हैं। कुछ इश्यूज हैं उनके हैं और बाकी लोगों के भी हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक सवाल तो आपने भी बीच में जो तमाम चर्चा चल रही थी, सांप और नेवले की कहानी तो आपने भी सुनी ही होगी। कह रहे हैं कि आपदा के समय तो सांप और नेवले भी एक साथ आ जाते हैं, छोटे भाई बड़े भाई भी बन चुके हैं। तो क्या इसको उस अदावत में कहीं ना कहीं नरमी नहीं देखी जा सकती है? देखिए, यहाँ की राजनीति में एक अच्छी बात है, कटुता नहीं है। और हरीश रावत जी से बात करना, हरीश रावत जी के बारे में, उनके व्यक्तिगत बारे में अच्छी बात करना, ये इससे मतलब इतना होता है कि आप उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। वो उनका स्वभाव एक गुट का नेता के रूप में रहा। देखिए, आज पंजाब में कांग्रेस टूटी उनके वजह से, उत्तराखंड में कांग्रेस टूटी, नारायण दत्त तिवारी जैसा आदमी, हम लोग सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो संबंध अच्छे हैं, मधुर संबंध हैं सबसे हैं। जितने भी कांग्रेस में सबसे संबंध अच्छे हैं मेरे, हरक सिंह के, सुबोध के,
काऊ के संबंध अच्छे, मतलब इस थोड़ा सा है कि हम राजनीतिक आपकी दल। कभी बातचीत हुई हरीश रावत से? क्यों नहीं, जब बीमार पड़ते हैं मैं उनको फोन करके उनका हालचाल पूछता हूँ, उनको बताता हूँ कि क्या करूँ। जब कोविड हुआ तो संपर्क में रहते हैं। प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मुझे सेब भेजते हैं, मैं उनके हाल बात पूछता हूँ। जो बाकी विधायक हैं कांग्रेस के आते हैं, काजी आते हैं, एक आपस में एक संबंध तो रहना ही चाहिए, कटुता थोड़ा नहीं चाहिए। चुनाव में हम लोग अलग है। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो विजय बहुगुणा को उनके कद के अनुसार सम्मान यहाँ पे मिला नहीं। ये आपके ही जो तमाम लोग हैं, न तो आपको राज्यसभा में भेजा गया, न जो है लोकसभा सीट पर आपको टिकट मिला। जो आपका कद है उसके अनुसार यहाँ सम्मान नहीं। लोकसभा सीट तो मैंने खुद ही मना कर दी थी कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और देखो कद क्या मिलेगा। आज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में परमानेंट मेंबर हूँ या कैंपेन कमेटी में हूँ। और हमेशा आदमी को अपने व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या मिला। जो मिला बहुत मिला। बड़े अच्छे संबंध है मेरे, मधुर संबंध है केंद्रीय नेतृत्व से। मैं उनकी नज़र में, इसलिए मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है। मेरा केवल एक लक्ष्य ध्येय है कि राज्य का हित मोदी जी और बीजेपी के साथ जुड़ा है। हम सबको मिलकर के यहाँ बीजेपी को मजबूत करना चाहिए। एक सवाल बार बार आती है कि आपकी नाराजगी किसके प्रति है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रति नाराजगी है या हरीश रावत के प्रति? देखिए, नाराजगी नहीं होती है। हमारा पहला प्रेम उत्तराखंड, भारत। आज नेतृत्व देश को जो मोदी जी दे रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय कद के नेता हो गए हैं। हमको मोदी जी के टक्कर का सामने कोई दूसरा नेता कांग्रेस में या विपक्ष में नहीं दिखता है। तो आज हम ये थोड़ा कि मैं इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा ये सोच मानना है कि राष्ट्र जो है वो ज्यादा सुरक्षित है। चुनाव तो उत्तराखंड में हो रहा है अभी। आप बार बार राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की जब भी बात करेंगे तो वहां तो रीजन बता रहा हूँ। देखो, छोटा सा राज्य बिना केंद्र की सहायता के हम नहीं खड़े हो सकते। आप उत्तराखंड को ऐसा स्टेट नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेस से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो केंद्र से लड़ता रहे, विकास होगा इस प्रदेश का। हमको ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। और मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्यकाल 2024 तक है और 2024 के बाद फिर जीतेंगे। तो जिसको स्टेट से प्रेम है उसको समझना चाहिए कि विकास केंद्र से टकराव होगा। अगर शायद गलती से भी बन गए तो टकराव और मीडिया के लिए नहीं, प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है कि भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार के साथ तालमेल से यहाँ विकास हो। कभी आपसे किसी कांग्रेसी ने संपर्क साधा या कांग्रेस की किसी नेताओं ने आपसे बातचीत की? खूब मिलते हैं, खूब भेंट आती है, खूब हर त्योहार पे बात होती है, SMS आते हैं। संबंध नहीं, इस पार्टी में आने के लिए कि अब जो गिले शिकवे थे खत्म हो जाए, आप वापस लौट आइए। देखो, ये कोई बचपने की बात नहीं होती है। जो निर्णय ले आते हैं वो सोच समझ के ले जाते हैं। और मैं गांधी परिवार का बड़ा सम्मान करता हूँ। आज तक मैंने कोई कटु शब्द उनके विरुद्ध नहीं बोले। लेकिन अब जिस पद पे हम निकल गए हैं, अब उस पद से वापस आने का रास्ता बंद है। ये उमेश शर्मा काऊ बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। कई बार उनका विरोध होता है और वो ये भी कहते हैं कि जो इस पार्टी में उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि उमेश जहाँ थे वहाँ हैं और वहाँ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विजय बहुगुणा, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो लोग यहाँ पर हैं वो यहीं रहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। आगामी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां वो भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में सियासत तेज होती जा रही है और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चला है। जो कुछ भी काम हुआ है वो सब कांग्रेस के समय में हुआ काम है। ये केवल कुछ टाइल्स को हटा करके टाइल्स बदलने का काम कर रहे हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। शंकराचार्य जी की समाधि का भी मैं शुरुआत करवा करके गया था। वो एक मूर्ति लगेगी, उतना इनका योगदान मूर्ति लगाने का हो सकता है। बाकी वहाँ 5 हमारे अधूरे काम थे। एक, हम भैरव जहाँ स्थित हैं उस पहाड़ी का शरण हो रहा है, मतलब लैंड जमीन चुग रही है, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए थे हम। मोदी जी का लोकप्रियता इस प्रदेश से जो है, मोदी जी का जो लगाव इस प्रदेश से, भावनात्मक लगाव है, आपने देखा फिर केदारनाथ आ रहे हैं। और ये आम जनता यहाँ की स्वीकार करती कि जो दर्द और जो पीड़ा और जो कंसर्न प्राइम मिनिस्टर को उत्तराखंड के लिए है, वो रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वो सम्मान करते हैं। और जिस नेता का इस प्रदेश से लगाव हो, उस प्रदेश की जनता मोदी का साथ क्यों नहीं देगी? टकराव से विकास नहीं है उत्तराखंड का।
और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और जब भी 2024 में चुनाव होंगे फिर प्रधानमंत्री होंगे। उत्तराखंड का विकास मोदी जी और केंद्र सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पौड़ी पहुंचे और पौड़ी के सर्किट हाउस में पहुंचने पर राज्यपाल के आगमन पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पौड़ी प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर जनपद पौड़ी पहुंचे हैं और महामहिम राज्यपाल जिले की संस्कृति को जानने समझने के साथ सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी लेने के साथ ही जिले के विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। वहीं जिला मुख्यालय में वो जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा भी करेंगे। – 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। उत्तराखंड में इतिहास बदलने की तैयारी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी पूरी ताकत में है और अभी तक के इतिहास में कोई भी सत्तारूढ़ दल सत्ता बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन पूर्व में मिले जनादेश को आधार मानते हुए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पूर्व कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से पूर्व बीजेपी 30 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुटी है। 30 अक्टूबर को देहरादून में अमित शाह की जनसभा को विशाल रूप दिए जाने का खाका तैयार किया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें मेयर सुनील उनियाल, पार्षद गुण, जिला अध्यक्ष भाजपा और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि 30 अक्टूबर को होने वाली गृह मंत्री की जनसभा को विशाल जनसभा के रूप भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड में है और ये दौरा एक घसियारी योजना जो प्रदेश के अंदर लागू करने का है, जिससे पहाड़ों में जो घटना होती है, घास काटने में महिलाएं गिरकर कई बार मर भी जाती हैं, उनको हरी घास का बैंक मिले अपने क्षेत्र में, इसके लिए ये योजना लागू हो रही। और दूसरा, एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनावी जनसभा को हमने अभी देहरादून तक सीमित रखा है, लेकिन एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का मन है, इसलिए कार्यकर्ताओं की आज बैठक की है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, मैं समझता हूं कि देहरादून जिला और देहरादून महानगर से 1 लाख लोगों की रैली होगी और जो एक मैसेज देगी, अब की बार 60 के। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।